बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हो कि आपके विद्यालय में हर एक सप्ताह वीकली टेस्ट लिया जा रहा था और इस बार आपके विद्यालय में 20 दिसंबर 2023 को आप सभी के विद्यालय में कक्षा 6 का यहाँ पे आपको हिंदी का हाफ ईयरली एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है, प्रथम पाली में हिंदी का हाफ ईयरली एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो हम लोग इस वीडियो में हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। सबसे पहला प्रश्न आप सभी से पूछा गया है, पार्ट 1, वीर तुम बढ़े चलो। आप सभी के मन में एक प्रश्न आता होगा कि सर प्रश्न कहाँ से आएगा। तो आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आपने अभी तक जितना पढ़ा है, इस बार आपके वीकली टेस्ट में जिस पार्ट तक के प्रश्न आ चुके हैं उन सभी पार्ट से आपके प्रश्न आएंगे। पार्ट 1 से लेकर के उतने पार्ट तक आएंगे। तो इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं, जितने भी पार्ट से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दे रखा है, वीर तुम बढ़े चलो कविता के कवि कौन है। विकल्प दे रखा है, ए कबीरदास, बी माखनलाल चतुर्वेदी, सी मीराबाई, डी द्वारिका प्रसाद महेश्वरी। सही विकल्प है द्वारिका प्रसाद महेश्वरी। इनकी कविता है वीर तुम बढ़े चलो। द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था। विकल्प दे रखा है, ए झारखंड, बी बिहार, सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, डी विकल्प इस ऑप्शन यहाँ पे इस प्रश्न का भी होगा। तीसरा प्रश्न दे रखा है, वीर तुम बढ़े चलो किस प्रकार का गीत है। भक्ति गीत, प्रेम गीत, प्रयाण गीत या इनमें से कोई नहीं। तो यह एक प्रयाण गीत है बच्चा। सी विकल्प एकदम सही उत्तर होगा। प्रयाण गीत या फिर देश प्रेम से जुड़ा गीत है। चौथा प्रश्न दे रखा है, कवि किसे आगे बढ़ने को कह रहे हैं। ए कायरों को, बी वीरों को, सी बेईमानों को, डी इनमें से कोई नहीं। तो कवि वीरों को आगे बढ़ने के लिए बोल रहे हैं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। पांचवा प्रश्न दे रखा है, कवि वीरों को किसके आगे बढ़ने को कह रहे हैं। ए पहाड़ों से, बी सूर्य से, सी चंद्र से, डी इनमें सभी से। सही विकल्प होगा यहाँ पे डी, इन सभी से। पहाड़ों से, सूर्य से, चंद्रमा से, इन सभी से आगे बढ़ने को कह रहे हैं। तो डी विकल्प एकदम सही होगा। छठा प्रश्न दे रखा है, प्रात हो कि हो। यहाँ पे हमें खाली स्थान भरना है। प्रात हो कि हो, संग हो या साथ हो। प्रात हो कि रात हो, है ना। प्रात हो कि रात हो, संग हो या साथ हो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। तो छठे का उत्तर बी हो जाएगा। सातवां प्रश्न दे रखा है, कवि वीरों को कितने ध्वज लेने के लिए कहता है। 1, 2, 3 या अनेक। तो कवि वीरों को एक ध्वज लेकर आगे बढ़ने को कहता है। एक ध्वज लिए, एक प्रण किए हुए, एक ध्वज लेकर आगे बढ़ने को कहता है। आठवां प्रश्न है, कवि वीरों को क्या लेकर आगे बढ़ने को कहता है। ए तलवार, बी बंदूक, सी ध्वज, डी इनमें से कोई नहीं। तो वह ध्वज लेकर यानी झंडा लेकर आगे बढ़ने को कहता है। ध्वज का पर्यायवाची झंडा, पताका, केतु, निशान आदि होते हैं। नौवां प्रश्न है, कवि वीरों से किसकी सुरक्षा के लिए आगे बढ़ने को कहता है। ए अपने परिवार की, बी अपने मातृभूमि की, सी अपने आत्मसम्मान की, डी इनमें से सभी। तो कवि अपने आत्मसम्मान की, मातृभूमि की, परिवार की, तीनों की रक्षा के लिए आगे बढ़ने को कहता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी विकल्प एकदम सही उत्तर है। 10वां प्रश्न दे रखा है, वीरों को किस प्रकार आगे बढ़ना चाहिए। ए डरकर, बी निडर होकर, सी संभल संभल कर, डी इनमें से कोई नहीं। तो सभी को निडर होकर बढ़ना चाहिए। बी विकल्प एकदम सही है। तो बच्चा यह था पार्ट 1 का यहाँ पे मोस्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर, यानी ऑब्जेक्टिव आएगा तो इसी में से आएगा। अब चलिए हम पार्ट 2 के करते हैं जल्दी जल्दी से। पार्ट 2 दे रखा है, हार की जीत। हार की जीत में पहला प्रश्न है,
बाबा भारती के घोड़े का नाम क्या था? विकल्प दे रखा है ए कल्लू, बी भोला, सी सुल्तान, डी इनमें से कोई नहीं। बताएंगे? बिल्कुल सही, उनके घोड़े का नाम सुल्तान था। सी विकल्प होगा। दूसरा प्रश्न दे रखा है बाबा भारती के पास कौन सा पालतू जानवर था? ए कुत्ता, बी तोता, सी घोड़ा, डी बकरी। तो उनके पास घोड़ा था और घोड़े का नाम उन्होंने सुल्तान रखा था। तीसरा प्रश्न दे रखा है घोड़ा कहाँ रहता था? ए मंदिर में, बी अस्तबल में, सी घर में, डी पेड़ के नीचे। घोड़ा अस्तबल में रहता था। बी उत्तर सही होगा। ठीक है बच्चा। चौथा प्रश्न, बाबा भारती को किससे घृणा थी? ए गांव के जीवन से, बी नगरी जीवन से, सी पहाड़ी जीवन से, डी इनमें से कोई नहीं। तो उन्हें नगर के जीवन से, भाग दौड़ के जीवन से बहुत ही ज़्यादा घृणा थी। वे शांत गांव में रहते थे, सुल्तान की देखभाल करते थे, उन्हें चारा खिलाते, प्यार से सहलाते और मंदिर में हरि का भजन करते थे। ठीक है, तो उन्हें नगरी जीवन से घृणा थी। पांचवा प्रश्न दे रखा है बाबा भारती कौन कौन से काम करते थे? ए भगवान का भजन, बी सुल्तान को चारा खिलाना, सी सुल्तान की सवारी करना, डी इनमें से सभी। तो ये सभी काम वो करते थे, भगवान का भजन करना हो, सुल्तान को चारा खिलाना हो या सुल्तान की सवारी करना हो, ये सभी कार्य वे करते थे। छठा प्रश्न दे रखा है बाबा भारती के इलाके का कुख्यात डाकू का नाम क्या था? ए मंगल सिंह, बी कालिया, सी दुर्जन सिंह, डी खड़ग सिंह। बिल्कुल सही। जितने बच्चों ने यहाँ पे खड़ग सिंह बताया वे सभी लाइक करके बताइए। कितने बच्चों ने यहाँ पे खड़ग सिंह बताया? बिल्कुल सही। आपका उत्तर यदि सही है तो लाइक कीजिएगा, जिससे मुझे पता चल सके कितने बच्चों का एकदम सही उत्तर था। सातवां प्रश्न है खड़ग सिंह सुल्तान को देखने कब गया था? ए सुबह के समय, बी शाम के समय, सी दोपहर के समय या डी इनमें से कोई नहीं। दोपहर के समय वह गया था। सी विकल्प एकदम सही होगा। खड़ग सिंह ने घोड़ा किस प्रकार देखा? ए घमंड से, बी आश्चर्य से, सी विचित्रता से या इनमें से कोई नहीं। तो उसने घोड़ा आश्चर्य से देखा। देखिए आपको पूछा जाएगा कि बाबा भारती ने खड़ग सिंह को घोड़ा किस प्रकार दिखाया आएगा तो बताइएगा घमंड से। और खड़ग सिंह ने किस प्रकार देखा? आश्चर्य से। क्यों उसे आश्चर्य होता है? क्योंकि ऐसा घोड़ा तो वह सोचता है मेरे पास होना चाहिए। इस बूढ़े बाबा को, साधु को घोड़े से क्या काम। नौवां प्रश्न, बाबा भारती कौन सी बात से डरने लगे थे? सुल्तान को खोने के डर से, अपने स्वास्थ्य बिगड़ने के से, अपनी पत्नी के शोक में या इनमें से कोई नहीं। तो खड़ग सिंह बोलता है कि बाबा मैं आपके पास यह घोड़ा ना रहने दूंगा। तो सुल्तान को खोने के डर से वह डरने लगे थे। हर बार रात को वो अस्तबल के पास रहते हैं और बार बार सुल्तान को देखते रहते हैं कि कहीं खड़ग सिंह उन्हें रात में चुरा कर ना ले जाए। 10वां प्रश्न है बाबा भारती को रास्ते में मदद के लिए कौन कहता है? ए अपाहिज, बी बूढ़ा व्यक्ति, सी एक लड़की, डी कोई नहीं। तो एक अपाहिज उसे मदद मांगता है कि मुझे भी अपने घोड़े में बिठा लीजिए, मुझे यहाँ से आगे जाना है। 11वां प्रश्न है अपाहिज ने कहाँ का पता बताया था? ए सरायकेला का, बी रामावाला का, सी अयोध्या का, डी वाराणसी का। तो उसने रामावाला का पते बताया था, मुझे रामावाला जाना है। 12वां प्रश्न है बाबा भारती खड़ग सिंह से कौन सी बात नहीं करने को कहते हैं? ए घोड़ा छोड़ने से, बी घोड़ा ले जाने से, सी घोड़ा छीनने की बात दूसरों को ना बताने की या डी इनमें से कोई नहीं। तो वह बोलते हैं घोड़ा छीनने की बात दूसरों को ना बताने की, क्योंकि इससे लोग गरीब पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। 13वां प्रश्न है अपाहिज अपने आप को किसका सौतेला भाई कहता है? ए रामेश्वर का,
बी दुर्गा दत्त का, सी दुर्गा दास का, या डी इनमें से कोई नहीं। तो अब बोलता है कि दुर्गा दत्त वैद्य जो है वो मेरा सौतेला भाई है। ठीक है, बी विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, बाबा भारती सुल्तान की चाल की तुलना किससे करते हैं? ए बिजली से, बी मोर के नाचने से, सी तोते के उड़ने से, या कोई नहीं। तो वह मोर के नाचने से, ऐसा चलता है मानो मोर नाच रहा हो। हृदय पर सांप लौटना मुहावरे का क्या अर्थ है? दयालु होना, ईर्ष्यालु होना, या ईर्ष्या होना, क्रोधित होना, या कोई नहीं। सही उत्तर है ईर्ष्या होना। राम की नई कार देखकर श्याम के हृदय में सांप लौटने लगा, यानी उसे ईर्ष्या होने लगी। ठीक है, तो यह था पार्ट 2 का। जल्दी से आप सभी बच्चे यहाँ पे बताएंगे कि आप में से कितने बच्चों का यहाँ पे एकदम अच्छा से रिवीजन हो जा रहा है। ठीक है, चलिए अब हम पार्ट 3 के करते हैं, भिड़ंत के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, बुद्धि कहाँ मिलती है? ए हाट में, बी घर में, सी राजा के घर में, या डी इनमें से कोई नहीं। तो बुद्धि को ना तो आप खरीद सकते हो ना ही बेच सकते हो, ना यह खरीदी जा सकती है ना बेची जा सकती है, यानी इनमें से कोई नहीं। बुद्धि ना चोर चुराए, बुद्धि ना हाट बिकाए, ना खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं। स्कूल में कौन थे? रामदास, मोहननाथ, बुद्धिनाथ, या बुद्धि प्रसाद? तो बुद्धिनाथ थे, पंडित बुद्धिनाथ जी। ठीक है, तीसरा प्रश्न, किसे खुद पर बहुत गुमान था? ए बुद्धिनाथ को, बी बुद्धू प्रसाद को, सी गणेश को, डी इनमें से कोई नहीं। बताएंगे किसे खुद पर बहुत गुमान था? तो पंडित बुद्धिनाथ को अपने आप पर बहुत गुमान था। और गुमान किस चीज़ का था? रटंती विद्या का। जो चीज़ उन्होंने रट रखा है, लकीर के फकीर, उन्हीं पर उनको गुमान था। चौथा प्रश्न है, छात्र का नाम क्या था? राम, मोहन, गणेश, या शंकर? तो छात्र का नाम गणेश था, लेकिन उसे पंडित बुद्धिनाथ क्या बोलते हैं? गोबर गणेश, बुद्धू प्रसाद। चूंकि वह अन्य छात्रों की तरह चुप रहने वाला नहीं था, तर्क वितर्क करने वाला था। पांचवा प्रश्न है, मदारी के पास कितनी चीजें थी? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4? बताएंगे। तो मदारी के पास 2 चीजें थी। कौन कौन सी थी? एक बंदर, दूसरा बकरी। उन्हीं की मदद से वो अपना खेल दिखाता था। बी विकल्प होगा। छठा प्रश्न है, मदारी ने मेले से क्या खरीदा? ए कपड़े, बी खिलौने, सी केले, डी आम? बताएंगे उसने मेले से क्या खरीदा था? बिल्कुल सही, उसने मेले से केले खरीदे थे। सी विकल्प सही होगा। सातवां प्रश्न है, मदारी ने कहाँ नहाया? मदारी कहाँ नहाया? तालाब में, झाड़ी में, झाड़ी नहीं है, झील होना चाहिए, झील में, नदी में, या डैम में? तो वह नहाता है तालाब में। ए विकल्प सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, मदारी ने बंदर और बकरी को कहाँ बांध दिया? ए पेड़ में, बी झाड़ी में, सी खंबे में, डी इनमें से कोई नहीं। तो उसने बंदर और बकरी को झाड़ी में बांध दिया। नौवां प्रश्न, पंडित जी के अनुसार केले किसने खाए? ए बकरी ने, बी बंदर ने, सी दोनों ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो उनके अनुसार बंदर ने केले खाए। क्यों? क्योंकि यदि बकरी केले खाती तो छिलके के साथ खाती। बंदर चालाक है, वो छिलका निकाल कर केले खा गया और छिलका बकरी के सामने फेंक दिए। यह तर्क पंडित बुद्धिनाथ का था। सारे बच्चे हामी भरते हैं, परंतु गणेश बोलता है कि नहीं, ये गलत है। अगर बकरी केला तो नहीं खा सकती, लेकिन छिलका तो खा सकती है, फिर वो छिलका क्यों नहीं खाई? इसका मतलब बकरी बंदर से भी ज़्यादा तेज है। इस पर दोनों पर बहस होती है। 10वां प्रश्न है, इनमें से किस फल में बीज नहीं होता? ये तो बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, केला में, बाकी सब में बीज होता है, सेब, आम, बेर में।
11वां प्रश्न है, मित्र को तो मित्र सभी बताते हैं, बड़ा तो वह है जो शत्रु को भी बताए। तो जो शत्रु को भी क्या बताए, मित्र बताए, ये कहना बिल्कुल सही है। 12वां प्रश्न है, काठ का उल्लू मुहावरे का सही अर्थ क्या है। काठ का उल्लू यानी मूर्ख, ठीक है। लकीर का फकीर का क्या अर्थ है, अज्ञानी, पुरानी बातों पर चलना, गुस्सा होना या इनमें से कोई नहीं। तो पुरानी बातों पर चलना, लकीर का फकीर होना, बी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, पराक्रम का विलोम शब्द क्या होगा, डर, दुष्ट, भीरुता या अज्ञानता, भीरुता हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अति का विलोम शब्द क्या होता है, अति का विलोम शब्द अल्प होता है, ठीक है। तो यह था पाठ 3। अब हम जल्दी से पाठ 4 के प्रश्न उत्तर करते हैं। पाठ 4 है, आओ लिख ले नई कहानी। चलिए अब इसके करते हैं। पहला प्रश्न है, किसकी कहानी पुरानी हो गई है, दादी, नानी, माँ या बेटी। तो दादी नानी की कहानी पुरानी हो गई है, तो यहाँ पे नानी आप चुन लीजिए, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसके युग की नई कहानी लिखने को कहा गया है, बेटी, बेटा, पिता, माता। तो बेटी युग की नई कहानी लिखने को कहा गया है, ए विकल्प सही होगा इसमें। तीसरा प्रश्न है, हमारे इरादे कैसे होने चाहिए, ए फौलादी, बी ईर्ष्यालु, सी ठगी या डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारे इरादे हैं फौलादी होने चाहिए, ए विकल्प सही होगा। शिक्षित आधी शिक्षा, बेटा शिक्षित आधी शिक्षा, बेटी शिक्षित आधी शिक्षा, पापा शिक्षित आधी शिक्षा। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ए, यदि केवल बेटा शिक्षित तो आधी शिक्षा, बेटी शिक्षित पूरी शिक्षा। तो एक विकल्प होगा। सबके हाथों में क्या होगी, तलवार, मोबाइल, किताबें या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है सी, सबके हाथ में किताबें होंगी। छठा प्रश्न है, सबके आंगन तक क्या पहुंचेगी, बिजली, ज्ञान, गंगा की पावन धारा, पानी या इनमें से कोई नहीं। तो सबके आंगन तक ज्ञान गंगा की पावन धारा पहुंचेगी, बी विकल्प सही होगा बच्चा। सातवां प्रश्न है, बेटी युग कौन सा पर्व है, सम्मान पर्व, ज्ञान पर्व, पुण्य पर्व। ये सभी होगा, इनमें से सभी, सम्मान, ज्ञान, पुण्य, ये तीनों पर्व हैं। तो डी विकल्प इसमें आप सही लगा लीजिएगा। आठवां प्रश्न, भारत को क्या कहा जाता था, चांद की चिड़िया, लोहे की चिड़िया, सोने की चिड़िया या इनमें से कोई नहीं। तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, सी विकल्प एकदम सही उत्तर है। नौवां प्रश्न है, आओ लिख ले नई कहानी, कविता के कवि कौन हैं, ए दिनकर, बी निराला, सी माखनलाल चतुर्वेदी, डी आनंद विश्वास। तो यहाँ पे आप सभी याद रखेंगे, आनंद विश्वास जी इस कविता के कवि है। 10वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द बेटी का पर्यायवाची है, ए सुत, बी पुत्र, सी तनया, डी इनमें से सभी। तो तनया, बेटी, पुत्री, सुता, ये पुत्री, ये सभी बेटी के पर्यायवाची हैं। चलिए अब हम 5वें पार्ट को जल्दी से रिवीजन करते हैं बच्चा। यहाँ पे आप सभी का 5वां पार्ट दिया गया है, ऐसे ऐसे। तो पहला प्रश्न है, ऐसे ऐसे पाठ की कौन सी विधा है, ए कहानी, बी कविता, सी यात्रा वृतांत, डी एकांकी। तो यह एकांकी है, बी विकल्प एकदम सही, डी विकल्प एकदम सही उत्तर है। ऐसे ऐसे पाठ में मुख्य पात्र कौन है, ए मोहन, बी दीनानाथ, सी पिता, डी मास्टर। तो इसमें जो दीनानाथ का पुत्र है ना मोहन, दीनानाथ पड़ोसी होते हैं, पिता का पुत्र मोहन जो है वो मुख्य पात्र है। मोहन क्या बीमारी बताता है, ए सिर दर्द, बी पेट दर्द, सी बुखार, डी इनमें से कोई नहीं।
तो वो क्या बोलता है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है। पेट में दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है? ऐसे ऐसे हो रहा है। ऐसे ऐसे क्या होता है किसी को नहीं पता। मोहन ने क्या खाया था? दाल भात, खिचड़ी, केला और संतरा, आम और सेव। बताइए। चलिए इस प्रश्न का उत्तर आप सभी कमेंट में कीजिए, तो देखते हैं कितने बच्चे इसका सही उत्तर बताते हैं। कमेंट कीजिए जल्दी से। मोहन ने पेट में कैसे होने का बहाना बताया? जैसे वैसे, ऐसे ऐसे, जैसे जैसे या कोई नहीं। तो ऐसे ऐसे होता है। क्या होता है? ऐसे ऐसे। दीनानाथ कौन था? मोहन के पिता, मोहन का मित्र, पड़ोसी या मोहन के मास्टर जी। तो मोहन का पड़ोसी, पड़ोसी था वो। सी विकल्प होगा। मोहन के पिता के घर कौन सबसे पहले आते हैं? वैद्य जी, डॉक्टर, मास्टर या इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले वैद्य जी आते हैं, इनकी फीस 5 रुपये होती है। फिर डॉक्टर 10 रुपये, मास्टर जी बिना पैसा के इलाज। मोहन के पिता वैद्य जी को कितने रुपए देते हैं? वैद्य जी को 5 रुपये। सी विकल्प, सॉरी ए विकल्प। मोहन, डॉक्टर मोहन के पेट की बीमारी का क्या कारण बताते हैं? अपच, बदहजमी, गैस या इनमें से कोई नहीं। तो बदहजमी बताते हैं और 10 रुपये उनसे फी ले लेते हैं। रामू की काकी कौन थी? डॉक्टर, पड़ोसी, शिक्षिका या इनमें से कोई नहीं। तो वह दीनानाथ की तरह पड़ोसी थी। बी विकल्प। 11वां प्रश्न है, मोहन के पेट दर्द को कौन ठीक करता है? मास्टर जी, डॉक्टर, वैद्य जी या पिताजी। मास्टर जी ठीक करते हैं। ए विकल्प एकदम सही होगा। 12वां प्रश्न, मोहन के पेट दर्द होने का क्या कारण था? अपच, गृह कार्य पूरा ना होना, खेल कूद या इनमें से कोई नहीं। तो गृह कार्य पूरा ना होना, होमवर्क वो कंप्लीट नहीं किया था इसलिए उसके पेट में दर्द था। मास्टर जी एक ही बार में समझ जाते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में एकांकी का प्रारंभ कब से माना जाता है? भरतेंदु युग, शुक्ल युग, भक्ति युग या इनमें से कोई नहीं। तो भरतेंदु युग होगा। अगला प्रश्न है, एक घूंट किसके द्वारा लिखित एकांकी है? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, दिनकर या इनमें से कोई नहीं। सही हो जाएगा। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? विष्णुचंद्र, शरदचंद्र, रामचंद्र या इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो बच्चा यह था मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए सेट 1। इसके बाद आपको सेट 2 भी किया जाएगा, तो आप सभी सेट 2 को भी ज़रूर देखिएगा। लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।